मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मानेसर में शहरी क्षेत्र में लाल डोरे में रहने वाले भू मालिकों को स्वामित्व पत्र तथा मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत मकान मालिकों रजिस्ट्री प्रदान की। नगर पालिका के 20 साल से अधिक के किराए के दुकानदारों को अपनी दुकान का सपना पूरा हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई GMDA की 13वीं बैठक में 2887 करोड़ से अधिक के बजट प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए 10,000 CCTV कैमरे। प्रदेश सरकार ने फतेहाबाद के रतिया डेवलपमेंट प्लान 2041 की प्रारूप विकास योजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की। शहरी आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र का होगा निर्माण। और सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए की स्थगित। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मानेसर में शहरी क्षेत्र में लाल डोरे में रहने वाले भू मालिकों को स्वामित्व पत्र तथा मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत मकान मालिकों को रजिस्ट्री प्रदान की। इसके अलावा नगर पालिका की लीज की दुकानों पर 20 साल से अधिक से किराए पर चल रहे दुकानदारों को स्वामित्व का लाभ प्रदान किया। हरियाणा को आज से शहरी क्षेत्र से स्वामित्व योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है, जिससे आजादी के समय से चली आ रही स्वामित्व की समस्या का हल होगा। योजना के तहत आगामी 6 महीनों में प्रदेश के 6,80,000 लोगों को संपत्ति का लाभ मिलेगा। 20 साल से अधिक के 5,700 लाभार्थियों को दुकान स्वामित्व मिलने जा रहा है। सरकार के इस कदम से लोगों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है। शहरी क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व दिया गया है। इससे लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा और आर्थिक तरक्की होगी। 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। आज किराए के दुकानदारों का अपनी दुकान का सपना पूरा हो रहा है। वे सभी किराएदार आज मालिक बने हैं। जो दुकानें, जैसा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी दुकान के अंदर किराएदार के रूप में बैठा था और 20 वर्षों से ज्यादा उसके अंदर वो बैठा था, अब वो कलेक्टरेट के ऊपर अपने नाम उसको करा करके अपनी दुकान का मालिक वो बन जाएगा। हरियाणा की शिक्षा मंत्री आज कैथल के लघु सचिवालय में शहरी इलाके के लाल डोरा के भू मालिकों को स्वामित्व पत्र और मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्री वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। उन्होंने इस समारोह में कैथल के 81 लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र और रजिस्ट्रियां वितरित की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गरीब, मजदूर व किसान को समर्पित सरकार है। पिछले 10 सालों से प्रदेश सरकार ने हरियाणा का चहुमुखी विकास किया है और सभी वर्गों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इसी कड़ी में गांव के बाद अब शहरी क्षेत्र में लाल डोरे की जमीन व 20 सालों से नगर पालिकाओं की दुकानों में बैठे लोगों को उनका मालिकाना हक देकर दशकों से चली आ रही समस्या को समाप्त किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल आयोजित हुई GMDA की 13वीं बैठक में 2887 करोड़ से अधिक के बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। गुरुग्राम शहर की निगरानी और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए 422 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विभिन्न स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले 10,000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इससे CCTV की संख्या 4,000 से बढ़कर 14,000 हो जाएगी। बैठक में सर्दन पेरिफेरल रोड के उन्नयन की परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इस पर करीब 620 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वहीं 634 करोड़ रुपए की लागत से ताऊ देवीलाल स्टेडियम का उन्नयन कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा GMDA क्षेत्र में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 99.66 करोड़ रुपए की लागत से 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
शहर में मानसून के दौरान जल भराव की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इस विषय में कोई भी कोताही न बरतते हुए सभी साधनों का उपयोग कर जल भराव की समस्या को समय रहते ठीक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य सचिव को संबोधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 5वीं बैठक में फरीदाबाद में पेयजल और जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगभग 2600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की। बरसाती पानी की निकासी के लिए सीवरेज की सफाई और पुराने सीवरेज सिस्टम को बदलने के लिए भी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 1279 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं राजा नाहर सिंह स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए 292 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आधुनिकीकरण सहित इसे विश्व स्तरीय एकीकृत खेल परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। ईस्ट फरीदाबाद को वेस्ट फरीदाबाद से जोड़ने के लिए भी 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस पर कुल 1530 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उधर पंचकुला के सेक्टर 32 में 13.75 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज बनेगी। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण के 175 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में आज हुई नगर एवं ग्राम योजना विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में रतिया डेवलपमेंट प्लान 2041 की प्रारूप विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा भी मौजूद रहे। ये प्लान वर्ष 2041 तक 2 लाख से अधिक व्यक्तियों की अनुमानित आबादी के लिए तैयार किया गया है। प्रस्तावित योजना औसत आवश्यक घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के लिए होगी। कुल 1660 हेक्टेयर क्षेत्र में से 649 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय और 116 हेक्टेयर क्षेत्र व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रखा गया है। मौजूदा क्षेत्र 575 हेक्टेयर है और 1660 हेक्टेयर के नए प्रस्तावित क्षेत्र के साथ कुल शहरीकरण क्षेत्र 2242 हेक्टेयर हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र में 9 सेक्टर जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र में 3 सेक्टर और 3 औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हैं। प्रदेश के पंचायती राज संस्थान अब बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवा सकेंगे। इस संबंध में पंचायत विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हाल ही में इसकी घोषणा की। इस फैसले से पंचायतों के हाथ मजबूत होंगे, गांव तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। विभाग ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को नए सिरे से विकास कार्य करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा 21 लाख रुपए तक की अनुमानित लागत के विकास कार्य उनके पास उपलब्ध कुल निधि से बिना टेंडर प्रक्रिया के करवाए जा सकते हैं। सरकार ने अब कुल ग्राम निधि या समिति निधि या जिला परिषद निधि के आधे से अधिक राशि को अनुमति के साथ खर्च करने की शर्त को भी खत्म कर दिया है। अब पंचायती राज संस्थान आवंटित निधि को अपने हिसाब से स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च कर सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने आज अंबाला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन कल्याण के कई काम किए हैं। इसी आधार पर प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। आज जिस प्रकार से जो जिम्मेवारी इस विधानसभा चुनाव से पहले मिली है, कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल से सरकार चली है और हरियाणा प्रदेश में भी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसके जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेके जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करे। हरियाणा सरकार लगातार जन कल्याण की नीतियों को लेके जनता की भलाई के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं और उसी आधार पर हरियाणा प्रदेश की जनता नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करे। हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर को खोलने के कल दिए आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करेगी और समय की समीक्षा कर कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हमारी सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार का आदेश पारित करती है, सरकार उसकी पालना करेगी और सरकार जो 7 दिन का समय दिया, समीक्षा करके उसका समाधान करेगी। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति की राज्य स्तरीय जयंती सरकारी तौर पर
20 जुलाई को हिसार में मनाई जाएगी। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सिरसा में रणबीर गंगवा ने जयंती मनाने को लेकर समाज के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महापुरुषों की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का काम कर रही है। 20 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती मनाई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। और ये पहली बार है कि दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। मुझे कई जिलों के अंदर जाने का मौका मिला है। लोगों के अंदर बड़ा भारी उत्साह है और मैं समझता हूँ कि 20 जुलाई को बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग जाकर के और वहाँ महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से आदरणीय नायब सैनी जी की कार्यशैली है, हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चलने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है नौकरियों में पिछड़ी जातियों के बैकलॉग को जल्द पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का कार्य किया है। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार आने का विश्वास जताया। बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने 23 जून को मीटिंग बुला करके गुड़गांव के अंदर ये घोषणा करने का काम किया कि जहाँ क्रीमी लेयर की आय सीमा हम 8 लाख कर रहे हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। वहीं जो बैकलॉग है, जो कांग्रेस के समय में, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के समय जो अन्याय करने का काम किया, हमारे जो युवा है उनको नौकरी से वंचित करने का काम किया, उसकी भी भरपाई करने का काम करेंगे। जल्द ही प्रदेश के अंदर और जो नई नौकरियां निकाल करके जो बैकलॉग है उसको पूरा किया जाएगा। और जो HKRN है उसके अंदर भी 27% आरक्षण OBC का होगा। और जो क्लास 1 और क्लास 2 है उसके अंदर भी अभी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर भी जो OBC का आरक्षण है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को जो खासकर जो एक अनदेखी हो रही थी उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने कल शाम रोहतक पहुंचकर पार्टी की जिला कार्यकारिणी की विस्तृत बैठक ली और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश देने के साथ ही संगठन की मजबूती पर जोर दिया। इसी दौरान सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जमकर दुष्प्रचार किया। कहा गया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की खामियों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव परिणाम से पार्टी ने सीख ली है। पार्टी खामियों को दूर कर विधानसभा चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस की गुटबाजी पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कुनबा बिखरा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वह राजनीति तौर पर अभी परिपक्व नहीं है। ये बात सही है, 10 सीटें थी, 10 नहीं आई। लेकिन इस चुनाव में सबसे पहले ये प्रचारित था कि यहाँ हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, हरियाणा में बीजेपी की 0 सीट आएगी, हरियाणा में बीजेपी की 2 सीट आएंगी। हमने कांग्रेस के वेग को रोका भी और विधानसभा के सेगमेंट वाइज एनालिसिस करें तो हम 45 सीटों पर आगे हैं, कांग्रेस 42 पर है। हमने उस हार से सबक भी लिया है, सीख भी लिया है। हमारे लिए वो एक तजुर्बा था, हम उससे आगे बढ़े, समीक्षा करिए, कुछ कमियों की तरफ ध्यान भी गया है। जो जो खामियां थी इस चुनाव में पूरी करेंगे और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि लोकसभा की कमियों को हम लोग दुरुस्त करके विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन। कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ बिखरा कुनबा है, ये चुनौती तो उड्डादीन हो सकता है। ये बात कांग्रेस के लिए कही होगी क्योंकि जो पन्ना फटने वाला उन्हीं का फटेगा, बीजेपी का नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ और न कोई भविष्य बेता हूँ, पर आज भी आपके समक्ष ये कह सकता हूँ कि बीजेपी हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाएगी। जितना जायज बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार। अंबाला के राजीव गांधी खेल स्टेडियम का आज परिवहन तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने उच्च अधिकारियों के साथ दौरा किया।
उन्होंने स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप विकसित करने और इसके कायाकल्प करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेडियम में बने रनिंग ट्रैक व हॉकी के मैदान का जायजा लेकर अधिकारी को निर्देश दिए कि अंबाला के खिलाड़ियों की एस्ट्रोटर्फ की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और स्टेडियम की दशा को सुधारा जाए। साथ ही स्टेडियम में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का भी जायजा लिया। उन्होंने स्विमिंग पूल का निर्माण भी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप करने और खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा, ताकि अंबाला से भी विश्व स्तरीय तैराक तैयार हो सकें। इस दौरान मंत्री असीम गोयल ने स्टेडियम में अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे बैडमिंटन हॉल के भी कायाकल्प के निर्देश दिए। मंत्री असीम गोयल ने कहा कि स्टेडियम के कायाकल्प के लिए अधिकारी 25 जुलाई तक डीपीआर और अन्य कागजी कार्रवाई पूरी करें ताकि कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्टेडियम के निर्माणाधीन कार्य और कायाकल्प को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व खेल मंत्री से चर्चा करके जल्द ही अंबाला के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं जिस नाते मिलनी चाहिए उनके ऊपर विचार की इनको कैसे बढ़ाया जाए। स्विमिंग पूल बन रहा है, उसका स्कोप बढ़ाने का, जो बैडमिंटन हॉल है एग्जिस्टिंग उसका बड़ा करके इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने का, और हॉकी के प्लेयर्स की और बड़ी पुरानी मांग थी और एक ट्रैक को लेके उसके ऊपर सबके ऊपर चर्चा हुई है और इसकी पूरे स्टेडियम की रीमॉडलिंग करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और खेल मंत्री जी से मिलके इन सब मांगों को, और डायरेक्टर साहब का बड़ा पॉजिटिव जो इस मामले में सारा रुख था, सकारात्मक रुख के साथ सभी अच्छी मीटिंग हुई है। मुझे उम्मीद है कि अंबाला के खिलाड़ियों को बड़ी जल्दी जो है बड़ी सौगात इसकी मॉडलिंग होनी है, रिस्टेंसिंग होनी है। तो उस नाते हमने कहा भी है जो आपके एक्सपर्ट जो आर्किटेक्ट हैं जो इसको स्पोर्ट्स को ही ज़्यादा देखते हैं, तो ऐसा कंसल्टेंट आप हायर करें ताकि इसको स्पोर्ट्स की सूझबूझ हो, उस नाते वो आगे जो है इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ले जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्टियों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हल्फनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन किया। शीर्ष अदालत में आज विवादास्पद नीट यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। बुधवार को प्रस्तुत एक हलफनामे में केंद्र ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षा मंत्रालय ने IIT मद्रास से नीट यूजी के परिणामों का व्यापक डेटा के विश्लेषण का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट 2024-25 से पूर्व नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव PK मिश्र और अन्य शीर्ष अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद हैं। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनावों के कारण इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिला फतेहाबाद के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसान परंपरागत खेती की बजाय मछली पालन का रुख कर अपनी आय को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का भरपूर लाभ उठाकर खेती के मुकाबले अपनी मेहनत का अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं। मछली उत्पादक किसान चक्षु सिंह ने बताया कि उन्होंने इस खेती की शुरुआत 4 साल पहले की थी और योजना के तहत 60% सब्सिडी भी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि इससे पहले वे अन्य फसलों का उत्पादन किया करते थे, इस पर उनको कोई खास मुनाफा नहीं होता था, लेकिन आज वे मछली पालन में मछलियों की अलग अलग वैरायटी का उत्पादन करते हैं और पहले से 3 से 4 गुना मुनाफा कमाते हैं। एक अन्य मछली उत्पादक गोपाल चंद्र ने बताया कि मछली उत्पादन का ये व्यापार बहुत अच्छा है। अगर कोई किसान 1 एकड़ में भी मत्स्य पालन करता है तो वह 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास की आमदनी अर्जित कर सकता है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने मछली फार्म की शुरुआत की तब उनको भी 60% सब्सिडी सरकार द्वारा दी गई थी। उन्होंने अन्य किसानों को भी अपनी आय बढ़ाने के लिए योजना का लाभ उठाकर मत्स्य पालन करने को कहा।
आज से 4 साल पहले फिशरीज का काम शुरू करा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। तो इसके लिए 60% सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से जनरल और एससी और लेडीज़ के नाम। वैरायटी सर कैटफिश है हमारे पास, आईएमसी है। आईएमसी इंडियन मेजर कार्प होती है, तो इसमें रोहू, कतला, ग्रास कार्प, मृगल और पंगास और मुरैल, ये फिश हम रखते हैं। तो जिस तरह लोग ट्रेडिशनल धान की खेती कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं और इसमें पानी की कंजप्शन भी इतनी ज़्यादा होती है, सरकार की जो ये पहल है इसमें सब्सिडी देते हैं सरकार, उसका मकसद यही है कि धान से मूव होके हम फिशरीज़ की तरफ आएँ। मछली पालन का जो बिजनेस है बहुत ही शानदार बिजनेस है। जो परंपरागत फसलें हम बोलते हैं उसमें जो हमारी खर्चा होता है या हमारा जो उससे जब कटाई करते हैं उसकी जलाते हैं अवशेष, उसको प्रदूषण बढ़ता है, उससे हटकर ये जो बिजनेस है मछली का, जो 1 एकड़ में यदि हम करें तो सामान्य रूप से जो खेती है वो उसका लाख के आसपास आमदन होती है। तो इसके करने से हमारा तजर्बा पिछले 3 साल से है कि इससे 2 से 2.5 लाख रुपया कम से कम 1 एकड़ में इसकी इनकम ली जा सकती है। लेडीज़ के नाम पर है हमारा फार्म, मेरी बहू के नाम पे, अंकिता के नाम पे, तो उसमें 60% उन्हें हमें जो सब्सिडी दे दी थी और सब्सिडी हमें लगभग बहुत जल्दी मिल गई। परंपरागत फसलों से निकलकर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए छोड़कर ये मछली पालन की आए। वन ओशन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को देश से खत्म करने की बात कही थी, जिसका असर अब समाज पर धीरे धीरे नजर आ रहा है। कई संस्थान पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए हैं। ऐसा ही एक पहल की है इनर व्हील क्लब पंचकुला ने। क्लब की ओर से सेक्टर 20 स्थित सब्जी मंडी में शहर का दूसरा क्लॉथ बैग एटीएम लगाया गया। एटीएम में लोग 10 रुपए का सिक्का डालकर बड़ा कपड़े का बैग ले सकते हैं। गौरतलब है कि मंडी में पॉलीथीन का काफी इस्तेमाल होता है, जिस वजह से कपड़े के बैग वितरण करने के लिए मशीन यहां लगाई गई। इससे बाजार आने वाले लोगों में प्लास्टिक के बजाय कपड़े का बैग का चलन बढ़ेगा। इस अवसर पर मौजूद रहे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला को प्लास्टिक फ्री पंचकुला बनाने के लिए लगभग 2 वर्ष पहले 7 सरोकार बनाए गए थे और अभियान शुरू हुआ था। नगर निगम की ओर से भी लोगों को प्लास्टिक का उपयोग छोड़ने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। समय समय पर प्लास्टिक को लेकर चालान कर जुर्माना लगाया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए प्लास्टिक के जो नुकसान है, सेहत के लिए हानिकारक है, वो बताने के लिए और घर से थैला लेकर के आए, मेरा थैला मेरा साठ, एक अभियान भी हमने नगर निगम की ओर से शुरू किया। हमारे अधिकारी समय समय पर मार्केट के अंदर जाकर के जहां पर भी कहीं प्लास्टिक बेचने, प्लास्टिक के बैग के अंदर सामान देने की बारे जानकारी मिलती है, उनका चालान भी करते हैं और 1000 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना करते हैं। तो आज इनर व्हील क्लब पंचकुला की ओर से एटीएम बैग का एटीएम जो है वो यहाँ शुरू किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग सब्जी मंडी के अंदर आएंगे निश्चित तौर पर इस एटीएम का इस्तेमाल करेंगे। वीर क्लब पंचकुला की अध्यक्षा अनुपमा जैन ने कहा कि पंचकुला को प्लास्टिक फ्री और साफ सुंदर शहर बनाने में सभी का साथ जरूरी है। मंदिर के सामने भी सही, पर मेन हब जो है वो सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में जितने एक दिन में लिफाफे हैं, तो इसलिए हमने ये सोचा कि सबसे पहले मंडी पे फोकस करें कि मंडी में हम लगाएं, क्योंकि कई लोग बिना थैले के यहाँ आ जाते हैं। कोई कहता है मैं तो सैर करते करते सुबह सुबह आ गया, तो हमने यहाँ पे लगाया। अच्छा रिस्पांस रहा, शुरू में तो रहा, लोग आते थे, पर वही है जब तक लिफाफे मिलने नहीं बंद होंगे ना लोगों को, जब तक सब्जी वाले ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैम हमारे पास तो कुछ है नहीं, तब लोग उसको यूज करें। जींद में 15 हरियाणा बटालियन जिला मुख्यालय पर 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चला रही है। इस शिविर का शुभारंभ कमांडेंट कर्नल JS डोडी द्वारा किया गया। शिविर में जिले के 19 शैक्षणिक संस्थानों के 600 NCC कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस दौरान कैडेट्स को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे PT, राइफल प्रशिक्षण, बाधा प्रशिक्षण, मैप रीडिंग, स्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास के साथ घर से दूर रहकर आत्मविश्वास बढ़ेगा।
उन्हें अपनी निजी कामों के प्रति निर्णय लेने एवं जिम्मेदारी का भी एहसास होगा। जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दे रही लेफ्टिनेंट आशा ढुल ने एनसीसी के महत्व और उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जीवन में अनुशासन और एकता को अपनाकर कैसे सफल हुआ जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला। एनसीसी ट्रेनिंग के अंदर सर्टिफिकेट देने वाले कैडेट्स के लिए ये शिविर अनिवार्य है। जितने भी हैं जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट हैं उसमें हमारा एनआईसी हो गया, उसके बाद लीडरशिप हो गया, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज हो गई और इस तरह की विभिन्न इस तरह की एक्टिविटी इस कैंप के अंदर करवाई जाएंगी। और इसके साथ साथ बच्चों का सुबह से लेकर शाम तक का हमारा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। सुबह जल्दी पीटी शुरू हो जाती है, उसके बाद ड्रिल शुरू हो जाती है, उसके बाद हमारा योगा हॉल के अंदर क्लासेस शुरू होती हैं। शाम को बच्चों का स्पोर्ट्स और कल्चरल के इवेंट्स रहते हैं, साथ में स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर करवाया जाता है। हमारा सारा पीआई स्टाफ और हमारे एनओ एसओ सर हमारे साथ फैमिली की तरह व्यवहार करते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई भी बीमारी दिक्कत होती है, फिजिकली दिक्कत होती है, तो हमारी दवाइयों का भी इंतजाम है यहाँ अच्छी तरीके से। और हमारा खाना भी बहुत अच्छा मिलता है हमें, और दिन में बीच बीच में हमें ब्रेक भी दिए जाते हैं और खाने का सारा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर हमें फिजिकली तो प्रिपेयर करते ही है टीचर्स, और इसके साथ साथ हमें फिजिकली प्रिपेयर के साथ साथ हमें मेंटली प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हमारे वो क्लासेज लेते हैं, हमें जनरल नॉलेज के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, हमारी क्लासेज लगाते हैं। जैसे कि उन्होंने हमें मैप्स के बारे में बताया, उन्होंने हमें मैप्स के बारे में बताया गया, उन्होंने हमारे राइफल्स के बारे में बताया गया। अदरवाइज और नॉलेज भी दी गई है जो कि हमारे लिए बहुत ही काम आने वाली है। कैडेट्स के अंदर बेसिक जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं वो डेवलप कर सकें, जैसे कि ब्रदरहुड, यूनिटी, सोशल सर्विसेज एंड एनीथिंग एल्स। जैसे कि ब्रदरहुड, यहाँ पे मतलब कोई भी कार्य होता है तो सारे एक यूनिटी में रहें, यहाँ पे कोई ऐसा फील ना करे कि वो अलग है। यही चीज़ होती है। हमारा शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि सारे कैडेट्स अपने टाइम पंक्चुअल हो चुके हैं। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, हमारे पीटी के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद 5 to 6 हमारी पीटी होती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा परीक्षा जुलाई 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य जहां 12 जुलाई तक, वहीं सेकेंडरी कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। 9 जुलाई से विधिवत रूप से अंकन का कार्य आरंभ हो चुका है। बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया है कि अक्टूबर 2023 की परीक्षाओं की भांति इस बार भी नई तकनीक को अपनाते हुए ऑनलाइन अंकन कार्य करवाने का निर्णय लिया गया है। सीनियर सेकेंडरी की 1 दिवसीय परीक्षा का सफल संचालन 3 जुलाई को करवाया जा चुका है तथा सेकेंडरी की परीक्षाओं का संचालन 4 जुलाई से 11 जुलाई तक करवाया जा रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन अंकन कार्य में सेकेंडरी के लिए 3 व सीनियर सेकेंडरी के लिए 6 अंकन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस कार्य के लिए 338 प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के 12वें दिन 19,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। गुरुवार को 4,885 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं के समूह में दक्षिण कश्मीर नुनवान, पहलगांव आधार शिविर और उत्तर कश्मीर बालटाल आधार शिविर के तीर्थयात्री शामिल थे। अधिकारियों ने 48 किलोमीटर लंबे पहलगांव और 14 किलोमीटर लंबे बालटाल गुफा तीर्थ स्थल दोनों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। दोनों मार्गों पर और पारगमन शिविरों तथा गुफा मंदिर में 124 से अधिक लंगर सामुदायिक रसोई बनाए गए हैं। इस साल यात्रा के दौरान 7,000 से ज्यादा सेवादार यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर दिन शाम 5 बजे के बाद पारगमन शिविरों से दोनों आधार शिविरों की ओर तीर्थयात्रियों के आवागमन की इजाजत नहीं है। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। कई रोग होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। हड्डी टूटने की समस्या वृद्ध लोगों में काफी देखी जाती है। पेश है ये खास रिपोर्ट। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। कई रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। हड्डी टूटने की समस्या वृद्ध लोगों में काफी देखी जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में हर 10 व्यक्तियों में से एक को फ्रैक्चर्स की संभावना होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
35 वर्ष की आयु के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हड्डियों और दांतों पर सबसे अधिक पड़ता है। ऐसे में हड्डियों के रोग और समस्याएं प्रभावित करने लगते हैं। ओल्ड एज में फ्रैक्चर्स काफ़ी कॉमन है। वो यंग एज वाले फ्रैक्चर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। उस यंग एज में जैसे आप कोई हाई ट्रॉमा आपको होता है तब वो फ्रैक्चर्स होते हैं। किसी हाइट पे, एक पर्टिकुलर हाइट बहुत ज़्यादा हो, उससे गिरने पे फ्रैक्चर्स होते हैं। बहुत तेज़ी से आप चल रहे हो, टकरा गए, उससे फ्रैक्चर्स होते हैं। पर ओल्ड एज में क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से जैसे ही आप थोड़ा बहुत चलते हैं और फिसल गए तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। किसी कम हाइट से, जिसमें नॉर्मली नहीं होना चाहिए, उस हाइट से गिरने से भी फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसे तो ट्रिवल फॉल कहते हैं हम। उससे गिरने से ही फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो लेडीज़ में अक्सर ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका पीरियड्स बंद होने के कारण उनको हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके कारण वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स उनमें कॉमन होते हैं।